हाल ही में मुझे मेरी एक स्टूडेंट का कॉल आया जो बहुत ही परेशान थी। उन्होंने अभी 6 दिसंबर वाला यूजीसी नेट इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट शिफ्ट में, और वो मुझे बता रही थी कि मैम मैंने जब वहाँ जाकर अपने रोल नंबर अपना दिखाया तो इन्विजिलेटर्स ने मुझे बताया कि आपका तो रोल नंबर ही यहाँ शो नहीं हो रहा है। उसके बाद काफ़ी देर अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मिनट जो है वो दिक्कत रही, और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सॉरी, हमारी तरफ से एरर था, अब आप एग्ज़ाम दे सकती हैं। अब वो स्टूडेंट चाहे कितनी भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आई, और मैं जानती हूँ मेरी वो स्टूडेंट बहुत ही लायक थी, बहुत ही सिंसियर थी और बहुत ही सीरियस थी अपने एग्ज़ाम के लिए। इतने लायक होने के बावजूद भी और इतनी कमाल की तैयारी करने के बावजूद भी मैं जानती हूँ कि वो बच्ची कितनी परेशान थी। और बहुत दिक्कत हो जाती है ना ऐसे में, जब आपको लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी को एक टाइमलाइन पे बिठाना है, इस साल तक नेट क्वालिफाई करना है, इस साल तक नौकरी लेनी है, इस साल तक ये प्रमोशन चाहिए, और ये सब कुछ जब रेल की पटरी से डीरेल हो जाता है, वो भी आपकी गलती की वजह से नहीं, किसी और की गलती की वजह से, तो ऐसे में कौन जिम्मेवार है आपकी इन ग्रीवेंसेस का, आपके प्रॉब्लम्स का, आपके इश्यूज़ का? ये एक छोटी सी बात करनी है। अगर आपके साथ भी एग्ज़ाम सेंटर में किसी तरीके की दिक्कत आई है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। मैं उन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करूँगी जो अब तक मेरे नोटिस में आए हैं, मेरे नज़र में आए हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रोल नंबर का कन्फ्यूजन। जैसे ये इशू मैंने आपको बताया, तो मेरी वो जो स्टूडेंट हैं उनको इवेंचुअली 30-40 मिनट्स के एक बहुत ही बुरे टैसल के बाद उनको बोल दिया गया कि ठीक है अब आप अपना एग्ज़ाम दे दो। एग्ज़ाम के लिए उनको 3 आवर्स ही दिए गए, बट वो मुझे बता रही थी कि मैम देखिए मैं इतना मेंटली एग्जॉस्टेड हो गई थी और एंग्जाइटी इतनी और स्ट्रेस इतना कि डेफिनेटली मैं जब एग्ज़ाम देने बैठी तो अगले 30-40 मिनट्स मैं खुद पेपर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, जो एक बहुत ही नेचुरल सी भी बात है। तो वो पूछ रही थी कि मैम क्या इसके लिए कुछ तरीका है, क्या हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू आया है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कोई एंट्री में कोई दिक्कत आपको फॉर नो रीज़न दी गई, फॉर नो रीज़न आप परेशान हुए हो, या फिर उनकी गलती की वजह से आपका एग्ज़ाम डिले हुआ है, आपको किसी तरीके का मेंटल हरासमेंट से डील करना पड़ा है, अगर उसके बाद आपको पूरे 3 घंटे दिए गए थे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए या उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, देन इन दैट केस एनटीए कोई ऐसा प्रोविज़न प्रोवाइड नहीं करता है जहाँ पे वो आपको आपके इस ग्रीवेंस को रिड्रेसल दे। इस तरीके के ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें, पास्ट को उठा के देखें, तो सिर्फ एग्जाम सेंटर्स में नहीं और किसी भी सर्विसेज में अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है जहाँ पे आपको लगता है आप मेंटली हरास्ड हुए हैं, इन दैट केस आप ऑफ कोर्स लीगल प्रोसीजर्स में घुस सकते हैं। आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कानून का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है। बट एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी आपको वो रास्ता लेने का। उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। अगर आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम के लिए और आपको पता है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, और ये नहीं तो चलो अगला कोई सेट मैं दे दूँगी या मैं अगला नेट दे दूँगी जून वाला, मैं उसको क्वालिफाई कर ही लूँगी। इट्स सच अ शेम, इट्स सच अ ट्रेजेडी कि मेरा 6 महीना वेस्ट हो गया, बट कोई बात नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है, मैं ये काम कर सकती हूँ। देन ट्रस्ट मी, आप 6 महीने में इस दिक्कत से बाहर अपने आप आ जाएंगे, अपनी बदौलत, अपनी मेहनत पर। क्योंकि अगर आप लीगल प्रोसीजर्स में घुसेंगे ना, अगर आप कोर्ट केस कर देंगे, मान लो कि आपने एनटीए पे कोर्ट केस कर दिया है, इन दैट केस जनरली आप मान के चलो इस तरीके के नेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं झुकते हैं, एंड कोर्ट केसेस बहुत लंबे लंबे भी चल जाते हैं, 2-2, 4-4, 10-10 साल भी जो है लोग पब्लिक सर्विस कमीशंस पे कोर्ट केस करके रखते हैं। लोग कितने सारे और कमीशंस पे संगठनों के साथ जो है लड़ते रहते हैं, पर ये लड़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। तो अपनी ज़िंदगी के 2 से 5 साल उस चीज़ में लगाने की बजाय मुझे लगता है कि आप अगले 6 महीने की प्लानिंग करें। आप अपने अगले किसी और स्टेट के सेट, या आपके स्टेट में कोई सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, या फिर जून में नेट का एग्ज़ाम तो होने ही वाला है, फिर से आप उसकी तैयारी करें। मुझे लगता है वो एक ज़्यादा साउंड डिसीजन होगा आपके लिए, ज़्यादा डिलिजेंट डिसीजन होगा। दूसरी दिक्कतें जो स्टूडेंट्स को आई थी, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत, माउस की दिक्कत। कई स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम जो सेंटर्स हमें अलॉट किए गए थे वहाँ पे लॉजिस्टिकल इश्यूज थे, लॉजिस्टिकल एरर्स थे। फॉर एग्जांपल हमारा माउस ठीक से क्लिक नहीं कर रहा था, या फिर स्क्रीन ब्लर्ड आ रही थी, या फिर स्क्रीन पे जो टेक्स्ट का साइज़ है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था हमारे लिए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इस बार पेपर 1 में स्टूडेंट्स को आरसी थोड़ी टफ लगी थी फर्स्ट डे, फर्स्ट साइकिल में। तो स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम वो आरसी को जो कम्प्लीटली पढ़ना होता है, वो फटाफट कुछ सेकंड्स में जब गो थ्रू करना होता है ना, वो काम हम कर नहीं पाए।
उसका कारण ये था कि वो जो पूरा सेटअप हमें दिया गया था कंप्यूटर का, वो इतना ज़्यादा जैम्ड था और इतना रस्टिक था कि हम बहुत ही एफिशिएंटली जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। तो क्या ये दिक्कत ऐसी पहली बार हो रही है? क्या एनटीए के सेंटर्स पे ये दिक्कत हमें पहले कभी नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। पहले के साइकिल्स में भी आप देखेंगे तो कहीं पे लाइट का इशू है, कहीं पे इन्विजिलेशन का इशू है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे आपके कंप्यूटर सेट में कोई दिक्कत आ गई। ये दिक्कतें पहले भी चलती आई हैं। लेकिन क्या इसकी वजह से कोई एग्ज़ाम खारिज हुआ है, कोई एग्ज़ाम रद्द हुआ है, कोई एग्ज़ाम का कोई कैंसिलेशन हुआ है? नहीं, कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए इस वजह से। जिनके जो रिज़ल्ट बनने थे वो रिज़ल्ट बने हैं, जो होना था वो हुआ है। इसका मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है, डेफिनेटली आप एनटीए को मेल लिखें अपनी तरफ से। जितने स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ है, आप एक्चुअली वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। अगर आप सब मिलके एक ग्रुप बना लें और मिलके आप एनटीए को गुहार लगाएं मेल के जरिए, और एक डायरेक्ट एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस में घुसने की कोशिश करें, डायरेक्ट डेलिबरेशंस के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश करें, दैट मे बी अ बेटर सोल्यूशन। क्या इससे आपका करंट अटेम्प्ट बेटर हो जाएगा? हिस्ट्री सेज नो। मतलब हिस्टोरिकली ऐसा कोई एविडेंस एज सच नहीं दिखा है। एसेंशियली कोई एग्ज़ाम रद्द नहीं हुए हैं। ये है डेफिनेटली कि अगर आप ही अगले अटेम्प्ट देना चाहते हैं या आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन्स को, आने वाले पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ये दिक्कत ना है, तो डेफिनेटली उनके लिए एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पे आ जाएगा और एनटीए तक ये बात पहुँच जाएगी कि ये दिक्कत आ रही है और आपको अब ज़रूरत है कि आप इस पर काम करें। करंटली आई डोंट थिंक एज सच कोई ज़्यादा चेंजेस आएंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स के साथ आई थी वो ये था कि एग्ज़ाम से बिल्कुल 1.5 दिन पहले जो फाइनल एडमिट कार्ड्स इशू हुए थे, उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स को, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपना एग्जैक्ट एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं पता चला। उनको सिर्फ एक हाईवे का नाम दे दिया या फिर एक बाईपास रोड का एड्रेस दे दिया, एक विलेज का एड्रेस दे दिया। नाउ दे वर लेफ्ट टू गेस कि उस रोड पे मान लो 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनका सेंटर कहाँ है भाई? क्योंकि आपको सुबह सुबह वाली साइकिल के लिए 7 साढ़े 7 बजे सेंटर पे पहुंचना है। आपको अगर एक ऑफ बीट लोकेशन दे दी है तो आप 2 घंटा ट्रैवल भी करके आ रहे हो, 4 घंटा ट्रैवल भी करके आ रहे हो, तो बच्चा एग्जाम पे फोकस कब करेगा जब ऐसी छोटी छोटी इशू से वो डील कर रहा होगा। वैसे तो एनटीए ने रातों रात उस इशू को सॉल्व किया। मतलब मान लो अगर 8 बजे 9 बजे एडमिट कार्ड्स जो है लॉन्च हुए थे, तो रात को 12-1 बजे तक इस इशू को रिजॉल्व कर दिया था। लेकिन फिर भी आप देखिए कई लोगों को सेंटर्स अपने घर से 200, 300, 400 किलोमीटर दूर मिले थे। ऐसा स्टूडेंट डेफिनेटली एक पैनिक की स्टेट में आ जाता है, जिसको अगले दिन बस से ट्रैवल करना है, ट्रेन से ट्रैवल करना है, उन्हें कैब हायर्स की हुई है। ये एक इशू बन जाता है और मोराल आपका डेफिनेटली जो है डाउन करता है, आपको डीमोटिवेट करता है, आपके उत्साह को गिराता है, आपके कॉन्फिडेंस को गिराता है। तो ये इशूज़ जो हैं एनटीए के साथ इस बार रहे हैं। और फिलहाल करंटली अगर देखें कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जो एक डायरेक्ट ज़रिया है, आप वेबसाइट पे जाकर उनके फॉर्म्स भरिए, एप्लीकेशंस भरिए, मिलके आप गुहार लगाएं, आप मेल करें, हम भी आपके लिए करेंगे, ये सब किया जा सकता है। लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होना या ये चीज़ें तो अभी तक नहीं देखी गई हैं। मतलब और इस बार भी ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस हो गया जहाँ पे जिसकी वजह से एग्ज़ाम पूरा का पूरा कैंसिल हो। अच्छा, पिछली बार जून साइकिल के वक्त भी गुजरात में आई थिंक कोई वेदर हैज़र्ड्स चल रहे थे। इस बार भी हमें साउथ इंडिया में कुछ ऐसे इश्यूज़ देखने को मिले हैं और डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी परेशान भी थे। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होना होता तो आई थिंक उसका प्री एक इंटीमेशन हमें मिल जाता, वो इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही मिल जाती, सारा का सारा एग्ज़ाम जो है फिर रीशेड्यूल होता। अब अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के लिए एक नया एग्ज़ाम आना है, अभी तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम डेफिनेटली उसको आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप में काबिलियत है, अगर आपको पता है कि दिसंबर नहीं तो मैं जून क्वालिफाई कर ही लूँगा, तो फिर वो लीगल प्रोसीजर्स में घुसना और फिर वो सिर्फ मतलब अपने गुस्से को शांत करने वाली ही बात हो जाती है। मुझे लगता है कि एनटीए से जवाब मांगने की बजाय इस वक्त बेटर रहेगा कि आप अपनी तैयारी पे फोकस रखें और डेफिनेटली मेल करें, अपने इशूज़ को मेल करें और डेफिनेटली आवाज़ ज़रूर उठाएं। लेकिन ये एक्सपेक्ट कर लेना कि रातों रात मेरे एग्ज़ाम को जो मेरे को डुअल अटेम्प्ट का मौका मिल जाएगा या मेरे एग्ज़ाम को रद्द करके मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स लाइफ इज़ नॉट दैट फेयर, but if you have it in you, if you are strong, if you are determined, if you are adamant about this, then I'm very sure कि दिसंबर 2023 नहीं तो क्या, जून 2024 में JRF आपके हाथ में होगा।
बाकी रेस्ट अश्योर्ड UGC नेट अड्डा 24/7 का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। ऐसा कोई भी शो अगर आपके साथ है, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे जितनी भी आवाज़ हम आपके लिए उठा सकते हैं उसे आपके लिए उठाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी सेशन में मेरे साथ बनने के लिए, और मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ, ऐसे और मुद्दों के साथ, ओनली ऑन UGC नेट अड्डा 24/7। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।